नमस्कार, इतना स्वदेश पे अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गिरी और मैं बताऊंगा अगले आधे घंटे में इस हफ्ते भारतीय बाजारों में क्या हुआ और अगले हफ्ते के लिए आपको कहां क्या नजर रखनी चाहिए। अगले हफ्ते के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी का क्या दायरा हो सकता है। अगले हफ्ते से कह सकते हैं रिजल्ट सीजन पूरी तरह से शुरू हो चुका है, क्योंकि इस हफ्ते हमने देखा अभी तक टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे कंपनियों के नतीजे हैं, लेकिन अगले हफ्ते कई सारी बड़ी कंपनियों के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। उसका असर सीधे तौर पे भारतीय बाजार पे देखने को मिलेगा। उस दौरान कई ऐसे शेयर होंगे जिस पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। इन तमाम शेयरों के बारे में अगले आधे घंटे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि कह सकते हैं कि ये हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी बेहतर देखने को मिला। खराब नहीं है तो बेहतर देखने को मिला। शुरुआत कम से कम हमने देखा कि सोमवार के सत्र की थोड़ी खराब हुई, लेकिन अंत भला तो सब भला। आज थोड़ा बाजार कमजोर हुआ, लेकिन इस पूरे हफ्ते की बात करें तो निफ्टी में हमने करीब 0.5% से ज़्यादा का गेन बनते हुए देखा। निफ्टी इसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहाँ भी इस हफ्ते हमने कहीं ना कहीं 0.5% से ज़्यादा के आसपास की मजबूती देखी। तो वो एक बाजार जो पिछले कई हफ्तों से कह सकते हैं 10-12 दिनों से एक दायरे में फंसा हुआ था, लगातार नीचे की तरफ जा रहा था, उसने इस हफ्ते एक मजबूती के साथ पुलबैक रैली दिखाई और उसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। बीते 2 दिनों में थोड़ी मुनाफा वसूली है, लेकिन एक बड़ी रैली के बाद आप कह सकते हैं 300-350 पॉइंट की निफ्टी की रैली के बाद अगर थोड़ी मुनाफा वसूली आती भी है तो वो चिंता की बात नहीं है। हालांकि इस हफ्ते जो इंडेक्स सबसे ज़्यादा चला, रियलिटी इंडेक्स ऐसा था जिसमें हमने इस हफ्ते सबसे ज़्यादा तेज़ी देखी। अगर पिछले 5 दिनों का चार्ट देखें तो इस इंडेक्स में करीब 4% के आसपास की, 4.5% के आसपास की निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा आप ऑटो इंडेक्स देखिए, यहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, करीब 3% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि इस बार जो पूरे ऑटो सेक्टर्स में, खासतौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। डिमांड काफ़ी बेहतर देखने को मिला, जिस तरीके से इन्वेंट्री काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा आप देखिए एफएमसीजी, मेटल जैसे इंडेक्स थे जो इस हफ्ते अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। दबाव कहाँ देखने को मिला? इस हफ्ते 2 ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ सीधे तौर पे दबाव देखने को मिला, जिसमें एक तो आपको पता ही होगा आईटी सेक्टर। हमने देखा है कि नतीजों के बाद इन्फोसिस में थोड़ा दबाव देखने को मिला, टीसीएस में थोड़ा दबाव देखने को मिला, तो उसका असर पूरे आईटी सेक्टर पे इस पूरे हफ्ते देखने को मिला। और आईटी इंडेक्स एक ऐसा था जहाँ पे हमने करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखी। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स देखिए, वहाँ भी हमने जो है करीब 3-3.5% की मजबूती देखी है। आप इसको कमजोरी के तौर पे या बड़ी गिरावट के तौर पे निफ्टी पीएसयू इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ मत देखिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि बीते कुछ हफ्तों में, या कह सकते हैं कि बीते अगर 2-2.5 महीनों में आप देखेंगे तो पीएसयू स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा रैली देखने को मिली है। अब कुछ शेयर देखिए इस हफ्ते जहाँ बहुत अच्छी मजबूती देखने को मिली। टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स थे जहाँ बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली इस हफ्ते, करीब 7-7.5% की मजबूती देखने को मिली। सरकारी कंपनी कोल इंडिया देखिए, जिस तरीके से माइनिंग सेक्टर को लेकर सरकार की तरफ से फैसला आया उसका असर देखने को मिला। टाटा कंज्यूमर में अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, एक छोटा स्टॉक देखिए एफएनओ का, जहां अच्छी मजबूती देखने को मिली। एनएमडीसी में अच्छी मजबूती देखने को मिली। अब दबाव वाले कुछ शेयर देखिए, इन्फोसिस, यहाँ करीब 3-3.5% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा एसबीआई में इस हफ्ते जो है कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिला, डाउनग्रेड आया, उसका असर देखने को मिला। कुछ और आपको मैं शेयर बताता हूँ जिसमें इस हफ्ते एक जोरदार रैली देखने को मिली। खासतौर पर मिड कैप शेयर देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप में आईटीआई इस हफ्ते करीब 40-42% की अच्छी मजबूती देखने को मिली। ये संकेत दे रहा है कि वापस से मिड कैप शेयरों में खरीदारी का रुझान बनता हुआ देखा। एमएमटीसी सरकारी कंपनी शेयर, इसके फंडामेंटल को थोड़े समय के लिए भूल जाइए, लेकिन इस हफ्ते हमने देखा कि शेयर में करीब 26-27% की मजबूती देखने को मिली। जीएमडीसी जो माइनिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, पॉजिटिव फल का असर देखने को मिला, यहाँ एक अच्छी तेजी देखने को मिली। एक और माइनिंग कंपनी देखी इस हफ्ते, एमओएल, यहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। तो संकेत ये देखने को मिला है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में वापस से खरीदारी का रुझान देखने को मिला है। तो क्या वापस से बाजार में यहीं से तेजी का रुझान अगले हफ्ते भी देखने को मिलेगा? समझते हैं कि अगले हफ्ते के लिए बाजार की दिशा और दशा क्या होगी। बात करने के हमारे साथ 2 जानकार जुड़ चुके हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल हैं और मंदार जमसांडेकर हैं। आप दोनों का शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। सनी, आपके साथ शुरुआत करेंगे। हमने देखा जिस तरीके से इस हफ्ते शुरुआत जैसी भी हो, कहते हैं अंत भला तो सब भला। इस हफ्ते के क्लोजिंग हो चुका है, निफ्टी ने गेन 0.5% की मजबूती के साथ क्लोज किया। अगले हफ्ते के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या रेंज दिख रहा है आपको? या गुड आफ्टरनून मनीष जी। डेफिनेटली मुझे लगता है कि बेसिकली मार्केट ने जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की न्यूज थी वो कहीं ना कहीं एक एब्जॉर्ब कर ली है, और अब मार्केट आगे बढ़ करके अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह से आज हमने देखा कि आईटी स्टॉक में कहीं ना कहीं एक दबाव था आफ्टर द रिजल्ट ऑफ इन्फोसिस, टीसीएस एंड एचसीएल टेक। मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, और स्पेशली अब जो अगला दिग्गज सेक्टर है वो है बैंकिंग, और बैंकिंग के नतीजे मंडे से आना स्टार्ट होंगे एचडीएफसी बैंक के साथ।
और उसी के चलते कहीं न कहीं बैंक में एक मोमेंटम हमें देखने मिलेगा। और अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि निफ्टी अभी भी जो अपना जो की एक रेजिस्टेंस जोन काफी समय से एक लगा हुआ था 19,700 के लेवल का, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में ऐसे कोई बहुत निगेटिव संकेत है जिसके कारण निफ्टी यहाँ से बहुत क्रैश हो जाएगा। और रही बैंक निफ्टी की बात, तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि अभी भी सिंस एचडीएफसी बैंक का वेटेज काफी ज्यादा है बैंक निफ्टी में, और जिस तरह से बाकी के जो प्राइवेट बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, जिनका वेटेज काफी ज्यादा है बैंक निफ्टी में, वो कहीं ना कहीं साइडवेज चल रहे हैं। तो अगर एचडीएफसी बैंक के नतीजे उम्मीद से बेहतर आते हैं और अगर वो बाजार में पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट करता है, उसके चलते उसके बाद शायद बैंक निफ्टी में एक अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने मिलेगा। सीधे तौर पे बैंक निफ्टी और निफ्टी पे आपकी क्या राय है मंदार? क्या आप ये लगता है कि 19,600 का जो जोन है जिसको पार करके जिस पे सपोर्ट लिया 500 के आसपास से और एक अच्छी मजबूती दिखा, अब धीरे धीरे अब बेस ऊपर की तरफ वापस से खिसकता हुआ दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में? प्रशांत देखिए, अभी भी है ना जियोपॉलिटिकल टेंशन तो बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि अपसाइड जो है वो लिमिटेड ही रहेगा और उसके साथ अर्निंग्स भी है, तो दोनों चीजें हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि बहुत दिन से इजराइल के यहाँ पे ट्रूप्स बिल्टअप हो रहा है, वेपन्स का बिल्टअप हो रहा है और हमला करने की तैयारी में है। तो अभी तक हमें वो अनसर्टेनिटी है कि किस तरीके का हमला होगा, कब होगा, क्या स्केल पे होगा, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये सारी अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है। और इसलिए हमने आज का अगर आप ट्रेडिंग सेशन देखते हैं तो लास्ट हाफ एन आवर जो लास्ट आधे घंटे से 1 घंटे में जो एक मार्केट में ऊपर से जो बिकवाली हमने देखी, तो वो उसी का रिएक्शन था, क्योंकि लोग पोजीशंस कैरी करना नहीं चाहते, ये सीधा सा उसका मतलब है। तो 19,800 के आसपास मार्केट में रेजिस्टेंस अभी भी बनता है, नीचे की तरफ हाँ 19,500 की तरफ सपोर्ट भी है, तो 300 पॉइंट का फिलहाल रेंज बना हुआ है। अगर ये वॉर एस्केलेट हो जाता है और अनसर्टन कोई पार्टिसिपेंट उसमें पार्टिसिपेट भी कर देता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डर का माहौल रहेगा, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस मार्केट आगे जाने की कोशिश कर रहा है। और प्लस अर्निंग्स इंपॉर्टेंट है, तो अर्निंग्स पे आगे का ट्रेंड तो डिसाइड होगा ही होगा, नो डाउट अबाउट इट। और मिक्स काइंड ऑफ अर्निंग्स आने की संभावना है। टीसीएस का अच्छा रिजल्ट आया, इन्फोसिस का थोड़ा सा डाइसी था, तो उस तरीके का एक गुड बैड अगली काइंड ऑफ सिनारियो बनेगा अर्निंग्स में, तो उस पे आगे का मार्केट डायरेक्शन होगा। लेकिन फिलहाल इंडेक्स के लिए मुझे लगता है ये 300 पॉइंट का रेंज बना है और ये अगले कुछ दिन बना रहेगा, रेंज बना रहेगा और यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। वैसे मंदार को एक बार फिर से फ्रेम मिलाई है। मंदार, अच्छा लगा कि आप जो है इंडियन और स्वदेश के तमाम एंकर्स का नाम याद रखते हैं। आपने प्रशांत का जिक्र किया, प्रशांत मेरे सहयोगी हैं, वो भी कई बार शो करते हैं। मैं मनीष हूँ जो आज शो को कर रहा हूँ। फटाफट कुछ अब स्टॉक्स की बात करते हैं जिसमें हमने देखा इस हफ्ते काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिली। शुरुआत ऑटो स्टॉक्स के साथ करता हूं। 2 स्टॉक्स देखिए मंदार, खासतौर पे टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर, इन दोनों शेयरों में वापस एक अच्छी मजबूती इस हफ्ते देखने को मिली। टाटा मोटर्स में करीब हमने 7-7.5% की मजबूती इस हफ्ते देखी है। टीवीएस मोटर देखिए वहाँ भी करीब 7% की मजबूती इस हफ्ते हमने देखी है। जिस तरीके से त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, माना जा रहा है कि इस सेगमेंट में खासतौर पर 2 व्हीलर कंपनियाँ हों या 4 व्हीलर कंपनियाँ हों, उनकी बिक्री में एक इजाफा देखने को मिलेगा। अगले हफ्ते से नवरात्र शुरू हो जाएगा, उसके बाद दिवाली आने वाली और ये पीक टाइम होता है डिमांड के लिहाज से। क्या अगले हफ्ते के लिए टीवीएस मोटर और टाटा मोटर्स दोनों में से कोई एक शेयर खरीदना हो तो किस में आप राय देंगे? क्या लक्ष्य निकल के आ रहा है सामने? मंदार, आपको मेरी आवाज आ रही है? सवाल मेरे लिए है। मंदार, आपसे ये सवाल है टाटा मोटर्स और टीवीएस को लेकर, जिसमें हमने देखा इस हफ्ते एक अच्छी रैली देखने को मिली फेस्टिव डिमांड की वजह से, जिस तरह से सर्ज होता हुआ जा रहा है, फेस्टिव डिमांड में तेजी देखने को मिल रही है। इस अगले हफ्ते भी क्या आपको लगता है ये मजबूती देखने को मिलेगी? प्रशांत, हाँ जरूर देखने को मिलेगी। अब देखिए ये 2 स्टॉक्स जो है टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर्स, दोनों ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। और आज अगर देखते हैं तो टाटा मोटर्स में बहुत ही ब्रिलियंट काइंड ऑफ ब्रेकआउट बना है। आप देखिए इसमें एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 640 से लेके 660 के लेवल्स तक, वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है। वॉल्यूम्स भी बहुत जबरदस्त आज ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में आगे जाते हुए एक अपमूव जरूर बनेगी। 800 850 तक का इस स्टॉक में ये मोमेंटम चल सकता है। इसमें अगर कोई लॉन्ग पोजीशन बना लेता है तो 640 का इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए। टाटा मोटर्स सारे के सारे ऑटो पैक में फिलहाल टाटा मोटर्स बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है, यानी इस स्टॉक में अंडर करंट तो है ही है, प्लस स्ट्रेंथ भी है। आज जिस तरीके के वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है आज,
तो मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम कंटिन्यू जरूर होगा। टीवीएस मोटर्स भी अगर आप देखो तो इसमें भी ऑल टाइम हाई की तरफ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और लेकिन इस केस में कैसा है कि ये मोमेंटम आज का नहीं है, ये पिछले कुछ दिनों से एक स्टेडी काइंड ऑफ अपमूव में बना हुआ है। तो इस केस में एक फ्रेश बाइंग की राय तो नहीं रहेगी, लेकिन जिसके पास टीवीएस मोटर्स होल्डिंग में है तो उन्होंने होल्ड तो जरूर करना चाहिए। उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 1520 का, 1520 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए। इस केस में भी 1700 से लेके 1750 तक की मूव हमें देखने को मिल सकती है। टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर में जिस तरह से तेजी लौटी है, वापस से अगले हफ्ते ये तेजी देखने को मिल सकती है। टीवीएस मोटर 1700 तक भी जाता हुआ दिख सकता है यहाँ से। टाटा मोटर्स पे तो काफ़ी पॉजिटिव है, उनको लगता है अभी जो है 750-800 के जोन तो को भी छू सकता है। इस हफ्ते हमने देखा कि पूरे माइनिंग सेक्टर के शेयरों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, चाहे वो कोल इंडिया हो, जीएमडीसी जैसे स्टॉक्स हो, एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स हो, जहाँ अच्छी खरीदारी देखने को मिली है पूरे माइनिंग सेक्टर में। सनी, कोई शेयर पसंद आ रहा है कि आपको अगले हफ्ते के लिए? यार डेफिनेटली माइनिंग में कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट बनी हुई है कि जो लिथियम की जो रिसेंटली जो लिथियम माइंस मिले थे जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान में, और उसी के चलते एक कदम आगे बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, जिसमें इसमें कभी रिसेंटली एक नोटिस आया था कि लिथियम माइनिंग के जो रॉयल्टी के रेट्स रहेंगे वो क्लियर हुए थे। और मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जितनी भी दिग्गज सरकारी कंपनीज है माइनिंग सेक्टर में, जीएमडीसी हो, एनएमडीसी हो, मॉइल हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, इन्हीं में से ऑन नॉमिनेशन बेसिस एक या दो कंपनीज को माइनिंग राइट्स मिलेंगे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मिक्स रहेंगे, दो या तीन कंपनीज को मे बी माइनिंग राइट दिए जाएंगे पब्लिक सेक्टर यूनिट से, और फिर बाकी की जो माइनिंग राइट्स है वो प्राइवेट सेक्टर बिड करेंगे और अकॉर्डिंगली उन्हें वो राइट दिए जाएंगे। तो उसी के चलते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक्साइटमेंट बनी हुई है पूरी माइनिंग सेक्टर में। और फिर अगले हफ्ते भी ये पूरा सेक्टर ऐसा हो सकता है जहां मजबूती देखने को मिल सकती है। आईटी स्टॉक्स में हमने देखा कि दबाव देखने को मिला इस हफ्ते, हालांकि अब थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फोसिस और टीसीएस, दो शेयरों की मैं बात कर रहा हूं। चलिए एसएल टेक को भी इसमें जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसके भी नंबर आ चुके हैं। मंदार, इस तीनों शेयरों में से कोई शेयर अगले हफ्ते के लिए आपको पसंद आ रहा है क्या? देखिए आईटी में अभी भी प्रेशर बना हुआ है, यानी अगर ये स्टॉक अगर कंपेयर करते हैं तो इसमें टीसीएस बढ़िया लग रहा है, नो डाउट। लेकिन वो साइड जो है वो लिमिटेड रहेगा। टीसीएस इन्फोसिस का मैं चार्ट देखूं तो 320 के आसपास सपोर्ट बना हुआ है, ऊपर की तरफ 15-17 के आसपास रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो इसी पे बना रहेगा। अब देखिए टीसीएस का चार्ट देखते हैं तो वो भी कंसोलिडेशन में है, साइड 3800 तक का अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है, क्वाइट पॉसिबल। नीचे की तरफ 200-3000 तरीके का सपोर्ट बना हुआ है। तो सारे के सारे अगर आईटी देखते हैं तो फिलहाल रेंज बाउंड है, इस तरीके का दो लेवल्स के बीच ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन की ये पूरा होने की राह दिखेगी। जब ब्रेकआउट बनेगा तो पोजीशन जरूर बना, उसके लिए अभी समय है। आते हुए सीधे तौर पे कि हाँ अभी थोड़ा सा इंतजार करने की सलाह है, यहाँ से थोड़ा सा और हो सकता है कि ये रेंज में ट्रेड करता हुआ देखिए थोड़ा, या यहाँ से थोड़ा सा दबाव और देखने को मिल सकता है। सनी, एक स्टॉक देखे इस हफ्ते हमने देखा रिलायंस, थोड़ी बहुत तेज़ी आई, बहुत तेज़ी देखने को नहीं मिली है, और बीते कह सकते हैं कि 1-1.5 महीने से लगातार शेयर ने अंडर परफॉर्मेंस किया है, और रिलायंस नहीं चल रहा है। शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से वापस से निफ्टी ऊपर बार बार जाके फिसल जा रहा है। आपको अगले हफ्ते लगता है क्या रिलायंस में थोड़ा और तेज़ी देखने को यहाँ से देखने को मिल सकती है? क्योंकि अगर बाजार को यहाँ चलना है तो बिना रिलायंस का संभव नहीं है। आपने बहुत सही कहा मनीष जी, डेफिनेटली मार्केट के जो दिग्गज हेवी वेट्स है जैसे रिलायंस और एचडीएफसी बैंक रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और अगर अब यहाँ से मार्केट को चलना है तो डेफिनेटली रिलायंस को पार्टिसिपेट करना होगा। और अगर मैं प्राइस और प्राइस एक्शन और या तो फिर वैल्यूएशन के एंगल से भी बात करता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि 2300 2350 में कोई बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है शेयर होल्डर के लिए। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अब रिलायंस मार्केट को सपोर्ट करेगा, और एट 2300 2350 लेवल्स डेफिनेटली एक वैल्यू बाय भी बनता है। तो जो स्मार्ट मनी है, इंस्टीट्यूशनल मनी है, वो डेफिनेटली ये लेवल्स को चेस करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं थोड़े लंबे एंगल की लंबे हॉराइजन की बात करता हूँ तो रिलायंस में हालांकि शायद सीड भूल गया है कि अभी रिसेंटली रिलायंस रिटेल में काफी एक बड़ी फंडिंग हुई थी, 2-3 पेंशन फंड ने पैसे लगाए थे,
उनका जो रिटेल बिजनेस है उसे 8 लाख करोड़ का वैल्यूएशन भी दिया है। और इसके जो डीमर्जर की बात है, आईपीओ की बात है, में भी अगले 12 से 15 महीने में हमें इसका आईपीओ भी देखने मिलेगा रिटेल बिजनेस का। तो ये काफी बड़ा ट्रिगर रहेगा रिलायंस के एंगल से। तो मुझे लगता है कि करंट जंक्चर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, और डेफिनेटली मे बी नेक्स्ट वीक रिलायंस शुड सपोर्ट द इक्विटी मार्केट ऑन द अपर साइड। तो रिलायंस में अगर आपको खरीदारी करनी है तो ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं, एक अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। जल्दी से एक सेक्टर के बारे में और बताइए सनी। हमने देखा इस हफ्ते रियल्टी स्टॉक्स में काफ़ी मजबूती देखने को मिली। पूरा रियल्टी इंडेक्स जो है 15 साल की ऊंचाई के आसपास कारोबार कर रहा है। इंडेक्स में करीब 4% की मजबूती देखने को मिली। डीएलएफ देखिए, लोढ़ा देखिए, डीबी रियल्टी देखिए, ओबराय रियल्टी देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टी देखिए, जिस शेयर के नाम के आखिर में रियल्टी लगा हुआ है सब में तेजी देखने को मिली है। रियल्टी में कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है अगले हफ्ते के लिए? सनी? हाँ मनीष जी, आप रियल एस्टेट सेक्टर में पहले देख लेते कि क्या हुआ। इस बार के जो प्रोविजनल अपडेट आए थे रियल एस्टेट सेक्टर में Q2 के, वो काफी रोबस्ट नंबर आए थे। अगर मैं प्रेस्टीज की बात करता हूँ, शोभा की, आप कोई भी रियल एस्टेट कंपनी ले लीजिए, और काफी स्ट्रॉन्ग प्रोविजनल नंबर्स आए थे। और अगर मुझे अब यहाँ से करंट जंक्चर के अगर मुझे कोई स्टॉक पिक करना होगा रियल एस्टेट सेक्टर में, तो मेरी पिक रहेगी लोधा मैक्रोटेक डेवलपर, जो कि मुझे लगता है कि काफी एक अच्छे नंबर यहाँ दर्ज करेगा। और एक छोटी कंपनी है जो कि मुंबई बेस्ड डेवलपर है, रुस्तम जी, जो कीस्टोन रियल्टर के नाम से जानी जाती है ये कंपनी। उनकी भी अपडेट काफी स्ट्रांग आए थे। अब ये हर क्वार्टर में एक अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं रुस्तम जी, और मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली यहाँ से जो आईपीओ के बाद एक अंडर परफॉर्मेंस आया था ये कंपनी में, अब यहाँ से एक बाइंग देखने मिलेगी ये कंपनी में, और एट द सेम टाइम एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं कीस्टोन रियल्टर्स में। तो रियल्टी स्टॉक्स में शोभा लिमिटेड एक ऐसा शेयर है, लोढ़ा ऐसा शेयर है जो उनको पसंद आ रहा है। उनको लगता है यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। हम तमाम शेयरों के बारे में चर्चा की हमने अगले बीते 15-20 मिनट में। वो ऐसे शेयर थे जिसमें हमने देखा इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिली, और उन शेयरों पर अब क्या करने चाहिए अगले हफ्ते, इस पर चर्चा की है। लेकिन अगले हफ्ते के लिए कई बड़े ट्रिगर्स हैं जो आपको जानना चाहिए। ये तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी वामाक्षी जुड़ चुकी है। वामाक्षी, अगले हफ्ते के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी डोमेस्टिक फ्रंट पर होलसेल प्राइसेस डेटा पर, जो अक्टूबर 16 को आएगा। इसके अलावा यूएस बाजार की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी एक्सपेक्टेड है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यूरोजोन और यूके की तरफ से सीपीआई डेटा ज़रूर आएगा। और क्लोजर टू होम चाइना की अगर हम बात करें तो जीडीपी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी एक्सपेक्टेड है चाइना की तरफ से। मूविंग ऑन, अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक के नतीजे आएंगे अक्टूबर 16 को, इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारे निफ्टी कंपनीज़ हैं जिनके नतीजे आएंगे अगले हफ्ते, और वो इंक्लूड करता है बजाज फाइनेंस, विप्रो, एलटीआई माइंट्री, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले, एचयूएल, आईटीसी और जीएसडब्ल्यू स्टील। तो डेफिनेटली ये सारे काउंटर्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा एक अहम काउंटर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो हाल ही में डीमर्ज होकर लिस्ट हुआ है, इसके भी नतीजे अक्टूबर 16 को आएंगे, और डेफिनेटली ये भी हमारे रेडार पर रहेगा। कॉर्पोरेट एक्शन की अगर हम बात करें, अगले हफ्ते काफ़ी सारा एक्शन हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम देखें, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईएमएस, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज, आरआर काबर, समी होटल्स और जैगल जैसे काउंटर्स पर नज़र रखिएगा, क्योंकि इन सारे काउंटर्स का जो लॉकिंग पीरियड है कुछ इक्विटी शेयर्स के लिए, ये खुलने जा रहा है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स हमारे रेडार पर रहेंगे। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग के लिहाज से मारुति सुजुकी पर भी फोकस करेगा, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होने जा रही है। वो इशुएंस इक्विटी शेयर्स के कंपनी के एसएमसी को प्रेफरेंशियल बेसिस पर कंसिडर करने वाले हैं। टाइटन की भी बोर्ड की बैठक होने जा रही है एनसीडी इशुएंस को लेकर। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2023 में जो मैच होने जा रहा है अक्टूबर 14 को। इस पर ये मैच पूरा ही देश देखेगा काफ़ी उत्साह से, और डेफिनेटली हमारी नज़र भी यहाँ पर रहेगी। तो लास्टली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए अगले हफ्ते की ट्रेडिंग सेशन के लिए। वामाक्षी, इन तमाम बड़े ट्रिगर्स बताने के लिए, और अगले हफ्ते से कहीं ना कहीं रिजल्ट सीजन का आगाज़ हो चुका है। अगले हफ्ते से अब कई सारे नतीजे आने शुरू होंगे, तो उस पर कहीं ना कहीं बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। लेकिन अब बात करते हैं आज के कुछ वीआईपी स्टॉक्स की। मन्नार, आपकी तरफ से कौन से वीआईपी शेयर हैं? मनीष जी देखिए, दो स्टॉक्स हैं बहुत बढ़िया से हैं और मल्टी बैगर्स हैं दोनों।
इन्वेस्टमेंट के तौर पे 1 से 2 साल की व्यू से ये स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पहला तो है एमएमटीसी। एमएमटीसी अगर आप देखो तो पिछले 10 साल का एक रेजिस्टेंस बैंड बना हुआ था 70 से लेके 71 के 70-71 के लेवल्स पे, वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है, तो इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें बहुत ही जबरदस्त एक अपमूव देखने को मिलेगी। इसलिए इसमें एक बाय बनेगा, 66 का स्टॉप लॉस होगा, 186 का टारगेट होगा। और दूसरा जो स्टॉक है एक सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन, ये दोनों जो फॉर्मेशन है ये राउंडिंग बॉटम कहते हैं हम इसे। तो दूसरा जो स्टॉक है वो वैस्कॉन इंजीनियर्स है। इसमें भी 58 से लेके 66 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था जो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है, तो इसलिए इसमें भी एक बाय बनेगा, 65 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 170 का टारगेट होगा। मंदार ने खरीदारी करने की सलाह दी है। एमएमटीसी में उन्होंने एक स्टॉप लॉस भी दे दिया है, थोड़ा हाई बीटा नेचर का शेयर है, तो इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 66 रुपये का उन्होंने स्टॉप लॉस दिया। उनको लगता है कि अगर 1 से 1.5 साल लगते हैं तो 186 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अगर आप लेते हैं और आपको एक अच्छा मुनाफा मिलता है तो आप हो सकता है थोड़ा पहले भी मुनाफा बुक करके निकल सकते हैं। थोड़ा हाई बीटा नेचर का शेयर है। वैस्कॉन इंजीनियरिंग वो भी पसंद आ रहा है उनको, 170 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है 1 से 2 साल में एक बेहतर रिटर्न शेयर में देखने को मिलेगा। सनी, आपकी तरफ से कौन से 2 शेयर होंगे? हाँ, मेरा पहला पिक रहेगा ऑटो एंसिलरी से, जो कि एसजेएस एंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है कंपनी, एसजेएस। करंट मार्केट प्राइस 693 है और मेरा प्राइस टारगेट 900 का अगले 6 से 12 महीने में। कंपनी के अगर कारोबार की बात करते हैं तो कंपनी जितने भी डेकोरेटिव एस्पेक्ट्स होती हैं, वेदर इट इज 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसके कारोबार में है। रिसेंटली कंपनी ने 2 कंपनी भी एक्वायर करी थी, वॉल्टर पैक इंडिया और एक कंपनी, जिसके चलते मुझे लगता है कि इनका करंट फिस्कल ईयर में 100 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। करंट मार्केट कैप 2200 करोड़ के आसपास है और ये जो 100 करोड़ का प्रॉफिट है, हमारी ये उम्मीद है कि अगले 2 साल में ये बढ़ करके 150 करोड़ हो जाएगा। और इनडायरेक्ट प्ले है ऑटो ओईएम पे, तो मुझे लगता है कि ये आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिहाज से होना चाहिए। और मेरा दूसरा पिक रहेगा पीएसयू बैंकिंग सेक्टर से। एक अच्छा कंसोलिडेशन देखा है हमने पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में, और उसके बाद अब मुझे लगता है कि इंडियन बैंक जिसका का जो लक्ष्य है 500 रुपए के लक्ष्य से 6 से 12 महीने के लिहाज से पोर्टफोलियो में लेना चाहिए। एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, 1 प्राइस टू बुक पे है, तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है और लॉन्ग टर्म के एंगल से इंडियन बैंक को लॉन्ग पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। जिसमें खरीदारी करने की सलाह है एसजीएस एंटरप्राइजेज में खरीदारी करने की सलाह है। 900 रुपये का लक्ष्य होगा 6 महीने के लक्ष्य के 6 महीने के अवधि के हिसाब से। और इंडियन बैंक दूसरा शेयर को पसंद आ रहा है, 500 रुपये का लक्ष्य होगा 6 महीने के अवधि के हिसाब से। ये शेयर भी खरीद करके चल सकते हैं। तो हमारे दोनों जानकारों ने जो आपको 4 शेयर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बताए हैं। सनी, आपका शुक्रिया। मंदार, आपका भी शुक्रिया, और इटनो स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम शेयरों पे अपनी राय रखने के लिए। कल अगले हफ्ते की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। 2 दिनों की छुट्टी है। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।